हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो इसके लिए हमारे वीडियोस को ध्यान से समझिएगा और देखिए। सबसे पहले बात करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, ये तो सिर्फ नाम है कि वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। तो हम जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आप नाम सुने होंगे परिमेय संख्या। अगर आप परिमेय संख्या को नहीं जानते होंगे तो फिर हम बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। फिर हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो भी होता है, दोनों को मिलाकर बनता है वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को कहा जाता है वास्तविक संख्या। यानी जो परिमेय संख्या होगा वो वास्तविक संख्या होगा, जो अपरिमेय होगा वो वास्तविक संख्या होगा। जैसे आप घर में देखे होंगे, एक बाप होता है और उसके मान के चलिए कि दो बेटे होते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये भी तो इन्हीं का बेटा है और ये भी इन्हीं का होता बेटा है, लेकिन दोनों में कुछ अलग अलग खासियत होगा। यानी परिमेय संख्या कुछ होगा और परिमेय संख्या कुछ होगा, दोनों को पहचानने का अलग अलग तरीका होगा। तो हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होगा, फिर अपरिमेय संख्या क्या होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, समझ गए? फिर अब हम इन दोनों के डिटेल में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आपको एक चीज बताए हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो बनता है, वो दोनों मिलकर एक नया नाम बन जाता है, वो हो जाता है वास्तविक संख्या। तो अब जानिएगा कि ये परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे पहले बता रहे हैं, फिर दोनों के डिटेल में बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। यानी आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या बटा में जो भिन्न में जो नंबर लिखते हैं वो परिमेय संख्या की पहचान है कि वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर आप भिन्न में लिख रहे हैं, बटा में लिख रहे हैं, तो बटा के नीचे अगर 0 आप लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या लिखने के लिए आप 1/2 लिखिए तो परिमेय संख्या है, 5/6 लिखिए तो परिमेय संख्या है, 2 लिखिए ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटा में एक छिपा होता है। लेकिन जैसे ही आप बटा के नीचे 0 लिखिएगा, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। आप कोई ऐसा नंबर लिखिए जो रूट में हो, लेकिन अगर ये रूट में जैसे रूट 25 लिखा हो तो 25 का अगर वर्गमूल निकल जाता है यानी 5, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो भी कहलाता है परिमेय संख्या। यानी रूट 25 क्या है, तो रूट 25 परिमेय है। फिर आपसे कहा जाएगा कि रूट 9 बताइए क्या है, तो रूट 9 जो है ये भी परिमेय है, क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, आपको वर्गमूल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको वर्गमूल के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारा एक वर्गमूल का एक वीडियो बन चुका है यूट्यूब पर ही, हमारे चैनल के अंदर जब जाइएगा तो आपको वर्गमूल के बारे में भी सीखने का मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका यही है
जैसे ये √2 जो है ये अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। √5 ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता। एक तो ये पहचानने का तरीका हो गया। एक पहचानने का तरीका ये है कि बटा के नीचे 0 होगा, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आप मैथ्स में एक पाई पढ़े होंगे, पाई। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए। आपसे फिर आगे पूछा जाएगा, दशमलव में भी बहुत सारा टर्म लिखा होता है कि अपरिमेय कैसे पहचानेंगे। जैसे कि 1 दशमलव यहाँ 1 0 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0, फिर एक ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। यानी इसको भी समझने के लिए आपको जब दशमलव का प्रसार पढ़ाएंगे, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, अशांत दशमलव, आवर्ती, अनावर्ती क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा। फिलहाल इस टाइप का अगर आपको मिलेगा कि 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, डेसिमल के बाद अगर ऐसे आना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है? अपरिमेय है। वैसे आपको बता दिए कि परिमेय और अपरिमेय का एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिभाषा के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके, समझ गए। मतलब वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी उसको बटा में लिखा जा सके, भिन्न में लिखा जा सके, जहाँ q0 = 0 होता है। q0 = 0 यानी q के जगह पे आप 0 जैसे ही लिखिएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे आप लिख सकते हैं, माइनस में भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा का सारा परिमेय संख्या होगा। ये सारा का सारा जैसे √1, √4, √9, √16, √25, √36, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। बटा के ऊपर अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा, समझ गए। बटा के ऊपर 0 होगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन बटा के नीचे 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो अपरिमेय संख्या मतलब कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी आप कह सकते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे कि हम आपको सामने टर्म रखेंगे, जैसे आप देखे होंगे √2 ये अपरिमेय है, इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कैसे नहीं लिखा जा सकता है? तो आप देखे होंगे 1.414 और डॉट 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 दशमलव में और आगे तक जाएगा। तो आप जब जो चीज दशमलव में अनंत तक जा रहा है या और रिपीट भी नहीं कर रहा है इस टाइम, तो इस कंडीशन में इसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर मान के चलिए कि अगर दशमलव में ही सिर्फ लिखा होगा कि 0.101, फिर 001, फिर 001, फिर 4 को 0 होगा, फिर 1 होगा, डॉट ऐसे ही जाएगा, तो आपसे कहा जाएगा क्या आप इस दशमलव में जो टर्म दिया गया है इसको आप बटा के रूप में लिख पाएंगे? तो जब हम इसको नहीं लिख पाएंगे बटा के रूप में, तो ये हमें पहचान करने का तरीका मिल गया ना कि इस टाइप से अगर संख्याएं लिखा हो दशमलव के बाद तो इसको हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप जो हम आपको लिखेंगे इसको आप इसे √3 समझ गए, 1.732 होता है, डॉट दशमलव के बाद और भी टर्म आता है और हम लोग इसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारा नंबर रूट के अंदर आता है जो अपरिमेय
होता है और बहुत सारा रूट के अंदर आता है जो परिमेय होता है। तो इसके लिए आपको वर्गमूल आना चाहिए। अगर आपको वर्गमूल निकालने आता है तो आसानी से बता सकते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। आप उसका वर्गमूल निकालिएगा, अगर वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो परिमेय, अगर वर्गमूल से बाहर नहीं आ पाता है तो अपरिमेय। इस टाइप का आपसे जरूर पूछा जाता है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। समझ गए? और भी बहुत टाइप का सवाल आएगा, तो जब सवालों पे आएंगे तो फिर आगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड, अब हम आपको भाग एल्गोरिदम के माध्यम से महत्तम ज्ञात करना सिखाएंगे। उसके पहले कुछ इसके बेसिक टर्म है, उसको आप जान लीजिए कि क्या क्या आपको जानना जरूरी होता है इसमें। जैसे आप बचपन में देखे होंगे कि इस टाइप का भाग मिलता है घेरा वाला, जिसमें अंदर भाज्य लिखा होता है और इसके इस तरफ भाजक लिखा होता है और इसके इस तरफ जो आता है वो भागफल होता है। नीचे जो बचता है उसको हम लोग शेष कहते हैं, चाहे कुछ लोग शेषफल भी इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम भाग एल्गोरिदम से महत्तम निकालेंगे तो इस किताब की भाषा में यहाँ जो लिखा होगा उसको ए कहेंगे, यहाँ जो लिखा होगा उसको बी कहेंगे, जो भागफल की जगह होगा उसको क्यू कहेंगे और जो शेष बचेगा उसको आर कहेंगे। ठीक है, तो आप भाग जांच करने का एक विधि जानते होंगे कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जो शेष। यानी जब आप भाज्य के जगह पे लिखिएगा ए बराबर भाजक के जगह पे बी गुने भागफल के जगह पे क्यू और प्लस शेष के जगह पे आर, यानी ए बराबर बी क्यू जो आर। ठीक है, जहाँ एक कंडीशन होता है और यही कंडीशन आपको परीक्षा में पूछा जाता है जो आर, जहाँ जीरो से बड़ा, ठीक है, जीरो से बड़ा आर होगा या फिर जीरो के बराबर आर होगा और आर से हमेशा बड़ा बी होता है। अब सोचिए, आर मतलब शेष जब भी आएगा, आप देखे होंगे भाग में कि शेष या तो जीरो आता है नहीं तो जीरो से बड़ा नंबर आता है। भाग बनाए होंगे तो आप देखे होंगे कि शेष जब भी भाग में आएगा या तो जीरो आ गया शेष, या एक आया, दो आया, तीन आया, यानी एक जीरो आएगा शेष, नहीं तो जीरो से बड़ा नंबर आएगा शेष। और याद रखिएगा, किसी भी भाग में शेष से हमेशा बड़ा होता है भाजक। जो आपका शेष आएगा उससे हमेशा बड़ा होता है भाजक, यानी ये भाजक है बी और ये शेष से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। आप एक क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं, दो क्वेश्चन कराएंगे उसके लिए। इसे ये 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 कम 3 घट के आ गया 1। आप देख रहे हैं कि शेष ये जीरो से बड़ा आ गया, शेष जीरो से क्या आ गया, बड़ा आ गया। और यहाँ शेष से हमेशा बड़ा क्या होता है, बी। जैसे कि ये 2 है, 4 को भाग दिए तो 2 दूना 4 कट गया, शेष जीरो आ गया। बता रहे थे कि शेष या तो जीरो आएगा नहीं तो जीरो से बड़ा आएगा, लेकिन इससे बड़ा बी होगा। इससे बड़ा बी है कि नहीं है? तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आप महत्तम ज्ञात करना तो आप बचपन में ही सीख गए होंगे, क्लास 3, 4, 5, 6 में गए होंगे। तो आपको महत्तम ज्ञात करना है, लेकिन जिस विधि से आप सीखे हैं भाग विधि, उस विधि से नहीं बनाना होता है, बल्कि भाग एल्गोरिदम विधि का प्रयोग करके बनाना होता है। तो दोनों विधि से बनाइएगा तो आपका महत्तम जो है वही नंबर आएगा। लेकिन क्लास 10th में क्या होता है कि बच्चों को कहा जाता है कि इसका मशक ज्ञात कीजिए भाग एल्गोरिदम विधि का सहायता लेकर। ठीक है, यानी अगर हम आपसे कहें कि जैसे कि यहाँ 12 है और यहाँ पे 16 है, ठीक है, इन दोनों का महत्तम आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप कैसे पहले निकालते थे उसको जान लीजिएगा। 12 को बाहर रखते थे, फिर 16, 12 एकम 12, फिर घट के आया 4, फिर आप इसको घेर देते थे और इसको अंदर उतारते थे। 4 तिहाई 12, जो लास्ट में कट जाता है उसके ऊपर वाला जो नंबर होता है
ये आपका हो जाता था मसा। मसा कितना आया 4। लेकिन आपको इस मेथड से नहीं बनाना है, आपको बनाना है भाग एल्गोरिदम, यानी इस विधि से a बराबर बी क्यू जोड़ r का मेथड अपना के क्या करना है, बनाना है। आप पहले क्या कीजिए, जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, उसको बराबर के इस तरफ लिखिएगा और क्या कीजिएगा 12 को इधर लिखिएगा और रफ में इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। 16 को 12 से भाग दीजिएगा तो 12 एकम 12 शेष 4। जो भागफल आएगा इसके गुना में लिख देंगे, जो शेष आएगा प्लस के बाद लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है, नीचे, और फिर जो शेष आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब फिर 12 को 4 से रफ में भाग देंगे, ठीक है। 12 को 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12 शेष 0 आ गया, यानी जो भागफल आएगा वो इसके गुना में जाएगा, जो शेष आएगा वो प्लस के बाद होगा। याद रखिएगा जब आप शेष 0 आ जाए ना तब समझिए कि आपका मसा ज्ञात हो गया। और मसा कौन नंबर होता है, जो यहाँ पे नंबर होता है वो आपका मसा हो जाता है, समझ गए। जो कहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे नंबर आता है, वो आपका क्या हो जाता है, मसा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेंगे जो आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। अब हम आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन रखेंगे और उसका महत्तम ज्ञात करना होगा, और वो भी भाग एल्गोरिदम की सहायता से, ठीक है। जैसे आपके सामने एक नंबर रहेगा 120, ठीक है, दूसरा नंबर रहेगा 130, और कहा जाएगा कि इनका महत्तम ज्ञात कीजिए भाग एल्गोरिदम की सहायता से। तो वही टर्म का अप्लाई कीजिएगा आप, a बराबर बी क्यू जोड़ r वाला टर्म अपनाइएगा, जहाँ पे आप लिख सकते हैं, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा b होगा। पहले जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, फिर यहाँ पे आप 120 लिखेंगे। अब हम आपको बोले थे कि इसको रफ में कैलकुलेशन कीजिएगा। 12 नंबर 130 है, इसको भाग दीजिए 120 से, तो 120 से कम कितना हो जाएगा 120, ये घटेगा 10 बार में। भाग तो आपको आता होगा, जो भागफल आएगा वो इसके गुना में होगा और जो शेष आएगा प्लस के बाद होगा, आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद शेष जब तक 0 नहीं आया तब तक कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें हम आपको बोले हैं कि यहाँ वाला जो टर्म होता है वो बराबर के इस तरफ उतार देते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पे रख देते हैं। फिर वही भाग वाला प्रोसेस करते हैं। 120 को 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, फिर 2 आएगा 0 आ जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा, ये कटते 0 आ गया, यानी भागफल कितना आ गया 12। भागफल कितना आ गया 12 और शेष कितना हो गया 0, ठीक है। अब जब शेष आपका क्या आ गया 0 आ गया, शेष क्या आ गया जी, शेष जब 0 आ जाए यहाँ पे तो समझिए कि आपका कैलकुलेशन हो गया। और जब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ वाला जो नंबर होगा मसा होता है, मसा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 होगा। इस प्रकार आप भाग एल्गोरिदम से मसा ज्ञात करना सीख गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जब किताब में भी मिलेगा भाग एल्गोरिदम से मसा ज्ञात करने के लिए तो आप ज्ञात करिएगा। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोलिएगा, हम उसको बना के भेज देंगे, ठीक है।